नमस्कार दोस्तों आप सब जानते होंगे एक समय था जब भारत के अंदर नक्सलिज्म को देश का सबसे बड़ा थ्रेट बताया जाता था। लेकिन कल जो है दोस्तों, होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया इज फ्री ऑफ नक्सलिज्म। जो नक्सल वायलेंस है उसको पूरी तरह से हमने खत्म कर दिया है। और यहाँ पर भारत सरकार ने भी टारगेट रखा था 31 ऑफ मार्च का। ये आप देख सकते हो खबर, इंडिया इज फ्री ऑफ नक्सल वायलेंस, अमित शाह बिग डिक्लेरेशन इन पार्लियामेंट। लेकिन साथ ही साथ ये जो स्पीच दिया जा रहा था अमित शाह जी के द्वारा, उसमें उन्होंने ऑपोजिशन पार्टी के ऊपर भी प्रहार किया, स्पेशली कांग्रेस के ऊपर, इंदिरा गांधी जी के ऊपर। तो वो सारे कॉन्टेक्स्ट में भी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि हुआ क्या है, देश में कैसे नक्सलिज्म को खत्म किया गया, यहां पर इंदिरा गांधी से कैसे इसको जोड़कर देखा जा रहा है, क्या एक्चुअल में ऐसा था नहीं था, वो सब बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आज रात 12 बजे तक आपके पास समय है सफलता महोत्सव के तहत 60% फ्लैट डिस्काउंट लेने का। मतलब प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की अगर आप तैयारी चाहते हैं तो ये परफेक्ट टाइम है। 2027 हो 28 हो कोई भी बैच लेना चाहिए। और साथ ही साथ अभी आपको डबल वैलिडिटी भी मिल जाएगी सभी कोर्सेज पर। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर सकते हैं एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। नक्सलिज्म की जब हम बात करते हैं ना भारत के अंदर, तो इसका जो जन्म हुआ था वो 1967 में। आप सब जानते हैं वेस्ट बंगाल में एक जगह है नक्सल बारी करके, तो वहां से कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत होती है। लेकिन इसकी जो आइडियोलॉजी है, जो माओइस्ट आइडियोलॉजी है, वो आपको देखने को मिलेगा चाइना की तरफ। वहां पर जिस तरह से जो स्टेट है, सरकार है, उसको उखाड़ कर फेंक दिया जाता है आर्म्ड रेवोल्यूशन के थ्रू। तो कोर बिलीफ इसमें यही है कि जो स्टेट है वो ऑप्रेसिव होता है, तो यहां पर हमें उसको रिप्लेस करना चाहिए पीपल्स गवर्नमेंट के थ्रू। इसमें ध्यान रखिएगा, यहां पर बीजेपी या कांग्रेस या किसी और पार्टी की बात नहीं कही जा रही है। इसके अंदर यह होता है कि जो अभी करंट सिस्टम है भारत के अंदर, जो अभी सरकार बन रही है, लोग वोट डालते हैं, तो जो सिस्टम चल रहा है ना उसके खिलाफ हैं ये लोग। तो ये नहीं होना चाहिए, उनका खुद का इस प्रकार का सिस्टम होना चाहिए जो और ज्यादा पीपल सेंट्रिक हो। अच्छा, यहां पर अगर हम बात करें तो जब इसकी शुरुआत हुई, धीरे धीरे करते करते एक ऐसा समय आ गया जिसको हम रेड कॉरिडोर बोलने लग गए। आप देख सकते हो भारत के कई सारे राज्यों के अंदर ये फैला हुआ था, चाहे वो छत्तीसगढ़ है, स्पेशली बस्तर वाला रीजन हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, कई जगह। और इसमें एक चीज आपको कॉमन देखने को मिलती है कि वहां पर ज्यादातर ट्राइबल पॉपुलेशन है, फॉरेस्टेड टेरेन है, तो ताकि उनको छुपने की जगह मिल जाती है। वीक गवर्नेंस आपको मिलेगा, जो स्टेट का प्रेजेंस होना चाहिए ना, सरकार का प्रेजेंस, वो वहां पर कम है थोड़ा सा। पॉवर्टी है, लैंड एलिनिएशन है, ये सारी चीजें कॉमन आपको देखने को मिलेगी इन सभी जगहों पर। अच्छा, ये इतना सीरियस कैसे हो गया? एक्चुअली क्या है कि 2006 में आपको याद होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने इसको देश का सबसे बड़ा थ्रेट बताया था। और यहां पर गुरिल्ला वॉरफेयर की वजह से ये बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। जिस तरह से इनके द्वारा एम्बुश किए जाते हैं, आईडी ब्लास्ट किया जाता है, पुलिस और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर टारगेट किया जाता है। इनफैक्ट इसका सबसे जो सेंटर पॉइंट है, एपी सेंटर जो कहा जाता है माओइस्ट पावर का, बस्तर, जो छत्तीसगढ़ का सदर्न साइड में अगर आप देखोगे, यहां पर कई जगह आपने सुना होगा, जगदलपुर के बारे में, दंतेवाड़ा के बारे में। तो यहां पर डेंस फॉरेस्ट रीजन है, आइडल है छुपने के लिए। अबुज मार्ग, इसको बेसिकली कहा जाता है नो गो एरिया। कई दशकों से ऐसे एरियाज थे जहां पर सरकार जा भी नहीं पाती थी, और हेडक्वार्टर था ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट का। तो माओइस्ट बेसिकली क्या क्रिएट किए थे, उन्होंने अपना एक पैरेलल गवर्नमेंट क्रिएट कर लिया था, टैक्स सिस्टम क्रिएट किया था, लोकल कोर्ट्स क्रिएट किया था, उनका खुद का ही पूरा एक मॉडल चलता था। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि अमित शाह जी ने क्या अनाउंस किया। उन्होंने कल पार्लियामेंट में ये कहा, द शैडो ऑफ रेड टेरर हैज बीन लिफ्टेड, इंडिया इज ऑलमोस्ट नक्सल फ्री। ऑलमोस्ट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वैसे तो टारगेट था 31 मार्च तक हम इसको खत्म कर देंगे, और खत्म हो भी गया है। लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें हो, कहीं कुछ ब्लास्ट हो जाए, कुछ इंसिडेंट हो जाए, तो इसलिए इसको ऑलमोस्ट नक्सल फ्री बताया जा रहा है। और यहां पर आप कह सकते हैं कि पिछले 60 सालों की जो इंसर्जेंसी थी, 60 ईयर से जो चलते आ रहा था, फाइनली इसको खत्म किया गया। एंड स्पेशली बस्तर की अगर हम बात करें, इट इज नाउ ऑन द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ये सारी चीजें अमित शाह जी के द्वारा कहना था। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि इसके पीछे का मेन कारण क्या है। देखो, 4 मेन पिलर स्ट्रैटेजी आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहला है एग्रेसिव सिक्योरिटी ऑपरेशन। यहां पर देश की कई इंपॉर्टेंट फोर्सेस, चाहे वो सीआरपीएफ है, कोबरा हो गई जो कि स्पेशली इसके लिए बनाई गई थी, एलीट एंटी नक्सल फोर्स, और राज्य की जो पुलिस है, तो ये सब मिलकर यहां पर काम किए। इसमें मेन यही चीज था कि जो जंगल के डीप में जाकर पेनिट्रेट करो, इंटेलिजेंस बेस्ड स्ट्राइक्स करो नक्सल्स के ऊपर, ड्रोन सर्वेलेंस करो, रोड ओपनिंग पेट्रोलिंग करो। तो ये सारी चीजें की जा रही थी, और इसका नतीजा ये निकला कि जो नक्सलिज्म के टॉप लीडर्स थे जो इसको कर रहे थे, उसको मारा गया।
कैडर जो स्ट्रेंथ है उसको ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया गया। फिर दूसरा यहां पर जो स्ट्रैटेजी अपनाया गया था वो था सरेंडर और रिहैबिलिटेशन। मतलब गवर्नमेंट को एक चीज समझ में आ गया कि सिर्फ मारने से काम नहीं चलेगा, अगर आप मारोगे तो हो सकता है कि यहां पर कोई और उसको देख के इंस्पायर हो जाए। तो यहां पर सरेंडर और री इंटीग्रेशन की स्ट्रैटेजी अपनाई गई। मतलब कैश रिवॉर्ड दिया गया अगर आप सरेंडर करोगे, घर दिया गया, जॉब्स दिया गया, स्किल ट्रेनिंग दी गई, और नतीजा ये निकला कि 2023 से 26 के बीच में हजारों की संख्या में जो नक्सल्स हैं वो सरेंडर किए, जो माओइस्ट हैं, और पूरा का पूरा कई बार एक ग्रुप जो है वही सरेंडर कर देता था। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई थी। फिर तीसरा है डेवलपमेंट। देखो क्या है ना, गवर्नमेंट को एक बात समझ में आई कि माओइज्म वहां पर ज्यादातर देखने को मिल रहा है कि जो जहां पर स्टेट का प्रेजेंस कम है। तो यहां पर सरकार ने जो रिमोट फॉरेस्ट एरियाज है वहां पर रोड बनाना स्टार्ट किया, हर एक विलेज के अंदर स्कूल्स, मोबाइल टावर्स, हेल्थ केयर सेंटर, जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आधार इंक्लूजन होता है। तो जिस वजह से लोग कहीं ना कहीं शामिल होते थे, नक्सलिज्म की तरफ जाते थे, इंस्पायर होते थे, उसी को ही एक प्रकार से ब्रेक करने की कोशिश की जा रही थी। मतलब यहां पर एलिनेशन को कम किया गया, जो ट्रस्ट है सरकार के प्रति उसको बढ़ाया गया, और जो रिक्रूटमेंट पाइपलाइन है पूरा नक्सलिज्म का उसको यहां पर कट कर दिया गया। और चौथा जो स्ट्रैटेजी अपनाया गया वो था गवर्नेंस पेनिट्रेशन। मतलब माओइस्ट कंट्रोल्ड विलेजेस होते थे पहले, लेकिन अब सरकार ने क्या किया, वहां पर पुलिस स्टेशन, पंचायत, इलेक्शन, वेलफेयर डिलीवरी, ये सारी चीजें की। मतलब जो पैरेलल स्टेट पहले चला करता था उससे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट की तरफ चीजें शिफ्ट हो गई, और इसका एविडेंस भी आपको देखने को मिलेगा। यहां पर आप देख सकते हो पहले 6000 से ज्यादा आर्म्ड कैडर नक्सल्स के देखने को मिलते थे, आज के डेट में हार्डली कुछ ही आपको देखने को मिलेंगे। लीडरशिप का पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। मतलब जो पॉलिट ब्यूरो है उसको डिसमेंटल किया गया, जो सेंट्रल कमिटी है उसको कमजोर कर दिया गया, और टेरिटरी पूरी तरह से लूज हो गई नक्सल्स की। मतलब बस्तर का आप सोचो 96% से ज्यादा एरिया जो है वो क्लियर हो गया। जो कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो अफेक्टेड लिस्ट में डाला गया था वहां से हटा दिया गया है। वायलेंस डिक्लाइन हो गया। पिछले कई समय से आपने देखा होगा पहले जिस तरह से अटैक्स होते रहते थे वो अब आपको देखने को नहीं मिलते हैं। पहले सिविलियंस की डेथ, पैरामिलिट्री फोर्सेस की डेथ, बहुत सारे इश्यूज होते थे। अच्छा, अब क्या होता है ना कि ये सारी चीजें तो हम समझ गए, लेकिन कल जब अमित शाह जी का स्पीच था इसको लेकर भी काफी बातचीत हो रही है, कंट्रोवर्सी भी हो रही है कि कैसे उन्होंने इंदिरा गांधी जी को लेकर, कांग्रेस पार्टी को लेकर इससे लिंक कर दिया, और उन्होंने डायरेक्टली यहां पर ब्लेम किया। बेसिकली अमित शाह का मेन आर्गुमेंट क्या था मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला है आइडियोलॉजी को लेकर। बेसिकली अमित शाह ये कह रहे थे कि जो नक्सलिज्म स्प्रेड हुआ है इट इज बेसिकली ड्यू टू लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, नॉट बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। अब ध्यान से समझिएगा, ज्यादातर जो एक थॉट प्रोसेस आता है ना वो ये होता है कि जहां पर गरीबी है, गरीबी की वजह से ही नक्सलिज्म हो रहा है। लेकिन अमित शाह जी का साफ साफ कहना था कि नहीं, ये बात बिल्कुल भी गलत है। यहां पर जो माओइस्ट और जो नक्सलाइट मूवमेंट है इट इज नॉट स्पॉन्टेनियस। मतलब ये आइडियोलॉजिकली ड्रिवन है, और ये मार्क्सिज्म, लेनिज्म, माओइज्म इससे कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है। एंड यहां पर यह बोलना कि अगर पॉवर्टी एग्जिस्ट करेगी तो यहां पर इंसर्जेंसी होगी, नक्सलिज्म होगा, यह बिल्कुल भी गलत है। इंसर्जेंसी होने के लिए आपको आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन होना पड़ता है। एंड इसी की वजह से ये जो थियरी चलती आ रही थी ना इतने लंबे समय से, जो बहुत से लोग मानते थे कि पॉवर्टी की वजह से ही यहां पर रेबेलियन होता है, यह बिल्कुल भी गलत है, ऐसा नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने इंदिरा गांधी जी के ऊपर भी अटैक किया। यहां पर अमित शाह का यह कहना था कि 1970s में जो है इंदिरा गांधी, उन्होंने अपनी जो पूरी आइडियोलॉजी है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दी। एंड यहां पर अपना पॉलिटिकल सपोर्ट जुटाने के लिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते, लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी की वजह से कहीं ना कहीं यहां पर उनको, मतलब देश को नुकसान हुआ। यहां पर उनका यह कहना था कि जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी होती है उसको लेजिटिमाइज किया गया, नॉर्मलाइज किया गया, और इसकी वजह से एक फर्टाइल ग्राउंड क्रिएट हो गया नक्सलिज्म को पनपने के लिए। एंड इसी की वजह से पूरे देश भर में इतना ज्यादा नक्सलिज्म का हमने प्रॉब्लम देखा। लेकिन यहां पर इसको लेकर एक दूसरा आर्गुमेंट भी है। अमित शाह ये कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी जी ने एनकरेज किया लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को, लेकिन हिस्टोरिकल रियलिटी क्या है? दूसरी तरफ यह कहना है कि इंदिरा गांधी जी ने सोशलिस्ट पॉलिसीज को अडॉप्ट किया था, जैसे बैंक नेशनलाइजेशन, प्राइवेट पर्सेस को अबॉलिश कर दिया था। लेकिन साथ ही साथ यहां पर उन्होंने नक्सलाइट्स पर भी हैवी क्रैकडाउन किया था, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल किया था। तो वो दो चीजें कर रही थी, एक तरफ जो लेफ्टिस्ट इकोनॉमिक रेटोरिक होता है उसको मजबूत कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ यहां पर जो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट होता है उसके ऊपर भी अटैक कर रही थी। तो यह कहना कि नहीं इंदिरा गांधी जी की वजह से ऐसा हो रहा था, यह भी गलत होगा।
तो दोनों तरफ आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। खैर जो भी है, डेमोक्रेसी है, यहाँ पर जो रूलिंग पार्टी है वो अपोजिशन पर अटैक करेगी, अपोजिशन कहेगी कि नहीं रूलिंग पार्टी ऐसा नहीं करेगी, तो कुछ वैसा ही सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल एक चीज़ समझने की जरूरत है कि अभी भी कंसर्न है। भले ही यहाँ पर बोला जा रहा है कि नक्सलिज्म खत्म हो गया है पूरी तरह से, लेकिन ध्यान रखिएगा आइडियोलॉजी अभी भी एग्जिस्ट करती होगी एंड करती है। माओइज्म बेसिकली सोशल इकोनॉमिक इशू से भी जोड़कर देखा जाता है। रूट कॉज अगर आप देखोगे तो लैंड एलिनेशन, ट्राइबल एक्सप्लॉयटेशन, माइनिंग डिस्प्लेसमेंट, ये सब भी कारण होते हैं। तो अगर यहाँ पर उन्होंने अपनी बंदूकें रख दी हैं, लेकिन आइडिया तो सर्वाइव कर सकता है ना, आप आइडिया को तो पूरी तरह से अभी मारे नहीं हो। तो ये चीज़ में सतर्क रहना पड़ेगा सरकार को कि आइडियोलॉजी है उसको अब फर्दर पनपने नहीं देना है, उसको एक्सपैंड नहीं होने देना है, उसको धीरे धीरे करके यहाँ पर समाप्त करना है। ऐसा नहीं है कि एक झटके में कुछ चीज़ें हो जाएंगी। फिर दूसरा क्या है, रिस्क ऑफ रिसर्जेंस, मतलब कई ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पर अभी भी लोगों के वो मन में होगा बंदूक उठाने का, तो अगर वहाँ पर गवर्नेंस कमजोर हुआ तो इंसर्जेंसी वापस से लौट सकती है। तो इसका ध्यान रखना है सरकार को। दूसरा ह्यूमन राइट्स इशूज, मतलब अभी भी आपने देखा होगा कई बार आरोप लगाए जाते हैं कि सरकार जिस तरह से टैकल की है इन सारी चीज़ों को लेकर, फेक एनकाउंटर्स की है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट किया गया है, और डेवलपमेंट को लेकर भी चैलेंजेस है ना। रोड का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डेवलपमेंट हो गया, यहाँ पर एजुकेशन चाहिए, जॉब चाहिए। तो सरकार को ओवरऑल पर्सपेक्टिव से डेवलपमेंट करना होगा, तभी यहाँ पर लॉन्ग टर्म में हमें पीस मिल पाएगा। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि इंडिया ऑलमोस्ट मॉइस्ट वायलेंस को खत्म कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया है, काफ़ी क्लोज है। और बस्तर का जो ट्रांसफॉर्मेशन है नो डाउट एक बहुत ही हिस्टोरिक माइलस्टोन है, लेकिन असली सक्सेस तब मिलेगा जब ये सस्टेन डेवलपमेंट होगा, ट्राइबल एम्पावरमेंट होगा, जस्टिस और इंक्लूजन होगा। देखते हैं अब आगे होता क्या है। बट आई होप कि ये जो बहुत बड़ी खबर थी भारत के पर्सपेक्टिव से, हमारे सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सी ऐसी एजेंसीज हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल इंटेलिजेंस इन इंडिया? ये आपको बताना है और उसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सफलता महोत्सव के तहत आज रात 12 बजे तक आपके पास समय है मैक्सिमम बेनिफिट उठाने का। 60% फ्लैट डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी सभी यूपीएससी कोर्सेज पर मिलेगी। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर पर कॉल कर लेना, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।